बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस पे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेफरेंस टाइप्स एंड द वैल्यू टाइप्स। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कोर्स पढ़ा होगा तो वहाँ अपने रेफरेंस टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुई होगी कि रेफरेंस टाइप्स में हम मेमोरी एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बात करें तो वहाँ पे आपने पॉइंटर का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें पॉइंटर हमारे पास एक वेरिएबल होती है जो कि किसी भी मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करती है। लेकिन यहाँ हम रेफरेंस टाइप्स और वैल्यू टाइप्स की इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म की बात करेंगे, जो हमारे बैकएंड्स पे हमें सपोर्ट करती है कि हम मेमोरी को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस टाइप की बात करते हैं। टाइप्स इन द डॉटनेट फ्रेमवर्क कम इन द टू वैरायटीज है, वैल्यूज टाइप्स और रेफरेंस टाइप्स। और यहाँ पे हमारा प्राइमरी डिफरेंस की बात कर लूँ तो हैं दोनों ही रैम यानी मेमोरी के पार्ट्स होते हैं, लेकिन इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन और यूटिलाइजेशन मैकेनिज़्म है उसकी बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इनमें से कौन सा रेफरेंस टाइप है और कौन सा वैल्यू टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैल्यू टाइप्स क्या है। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा स्टैक का। स्टैक हमारे पास क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम या एग्जीक्यूशन होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टैक पे होती है। तो एप्लीकेशन डेटा मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी कंपोनेंट्स, द स्टैक एंड द हीप। द स्टैक इज एन एरिया ऑफ द मेमोरी दैट इज रिजर्व्ड बाय द एप्लीकेशंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स। इससे नेक्स्ट अगर हम लोग हीप की बात करें तो हीप भी एक मेमोरी एरिया ही है, यानी रैम का पार्ट होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जो हमारे पास रेफरेंस यानी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स के जो हमारे पास एक वेरिएबल होती है जो स्टैक पे इम्प्लीमेंट होती है वो उसे पॉइंट कर रही होती है। तो फ़र्क इसमें क्या है, देखिए, द हीप ऑन द अदर हैंड इज़ अ सेपरेट एरिया ऑफ मेमोरी दैट इज़ रिजर्व फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी रीयूज्ड। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं जो कि हमारे पास रीयूज होते हैं। द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम मैनेज क्या करता है, एलोकेशन करता है ऑफ द हीप मेमोरी को और फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द रिक्लेशन ऑफ द मेमोरी फॉर्म्स अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स थ्रू द गार्बेज कलेक्शन। यानी रिक्लेमेशंस का जो कंसेप्ट है ये है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे हीप पर पड़े होते हैं, लेकिन उन्हें पॉइंट करने वाली वेरिएबल को स्टैक पे बनाया जाता है, और वो उस वक्त तक स्टैक पर इम्प्लीमेंट रहती है जब तक कि उसकी ज़रूरत ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है फिर से क्या होता है कि बजाय हीप के ऑब्जेक्ट्स को वहाँ से आप डिस्पोज करने के, आप जस्ट उस स्टैक्स वेरिएबल्स को क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं। टाइप्स मतलब ये होता है वो बिल्ट इन हमारे पास डाटा स्टोरेज मैकेनिज़म्स है कि डाटा को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं और उसे लेटर ऑन मैनिपुलेट करेंगे तो आप वेरिएबल्स बनाते हैं, और वेरिएबल्स के लिए वो पहले से आपको जो है प्रिमिटिव डाटा टाइप मिलती हैं, जैसे इंटीजर आप वेरिएबल बना लेते हैं, फ्लोट्स बना लेते हैं, डबल बना लेते हैं। तो ये सारी जो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं ना, इनको हम वैल्यू टाइप्स कहते हैं, क्योंकि इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टैक पर होती है। इसके मुकाबले में अगर हम दूसरी बात करते हैं, व्हेन अ वेरिएबल ऑफ द वैल्यू टाइप्स गोज आउट ऑफ स्कोप, इनमें ये होता है कि जब ये वेरिएबल्स गोज आउट ऑफ स्कोप जाती हैं, मतलब इनकी फर्दर ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ डिस्ट्रॉयड एंड इट्स मेमोरी इज रिक्लेम्स, यानी इन्हें डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है और इनकी मेमोरी को रिक्लेम दोबारा कर लेता है, और ये काम हमारा गार्बेज कलेक्टर कर रहा होता है। इसके साथ अगला है वेरिएबल ऑफ द रेफरेंस टाइप्स ऑन द अदर हैंड एग्जिस्ट इन टू मेमोरी लोकेशंस, जबकि जो रेफरेंस टाइप्स है इसकी इम्प्लीमेंटेशंस दो जगह पर होती है। दो जगह पर किस तरह से होती है ये डिस्कस करते हैं। एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स डाटा इज एलोकेटेड ऑन द हीप, एक्चुअली जो आपका ऑब्जेक्ट का डाटा होता है ना वो हीप पर पड़ा होता है, लेकिन उसको पॉइंट कर रहा होता है एक वेरिएबल, और उसे हम कहते हैं पॉइंटर का जो आपने कंसेप्ट है उसी को समझ कि उसमें ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होता है, एलोकेटेड ऑन द स्टैक, और वो आपका स्टैक पे पड़ा होता है, जो पॉइंट कर रहा होता है उसको जो एलोकेटेड हुआ है आपका ऑब्जेक्ट ऑन द हीप पे। व्हेन द वेरिएबल इज कॉल्ड बाय फंक्शंस, तो रेफरेंस टाइप जो वेरिएबल जब कॉल होता है किसी फंक्शन से, इट रिटर्न्स द मेमोरीज एड्रेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेफर्स। व्हेन द वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप द रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो इस केस में हमारे पास जो हमने लिखा ना, वेरिएबल कंटेनिंग इन द पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड ऑन द स्टैक, तो इस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, जब हमारी फर्दर उस रेफरेंस टाइप वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती।
When that variable goes out of the scope, reference to object is destroyed but the object itself is not. तो लिहाजा ऑब्जेक्ट को जो हीप पे पड़ा हुआ है उससे डिस्ट्रॉयड नहीं करते, हो सकता है वो फर्दर हमें उसकी ज़रूरत हो तो फिर से हमारे पास क्या होगा, उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे हम स्टैक पर, वो फिर से पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। इफ़ एनी अदर रेफरेंस टू डैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, अगर उसके ऑब्जेक्ट्स का जो है ना कहीं और रेफरेंस पड़ा हुआ है तो ऑब्जेक्ट रिमेन्स इंटैक्ट, तो तब उसको इंटैक्ट रखा जाता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ लेफ्ट विदाउट एनी रेफरेंस इट, और फिर अगर वो ऑब्जेक्ट को कोई भी स्टैक पर ऐसा वेरिएबल नहीं जो उसको पॉइंट कर रहा हो, इट इज़ सब्जेक्ट टू गार्बेज कलेक्टर, तो अब वो हम गार्बेज कलेक्टर के हवाले करते हैं कि जब भी periodically वो देखेगा, मेमोरी को रीचेक करेगा तो ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट को वहाँ से क्या करेगा, डिस्पोज कर देगा, रिलीज़ कर देगा और यूँ मेमोरी को रिक्लेम कर लिया जाएगा। तो रेफरेंस टाइप एंड वैल्यू टाइप्स को हमने थोड़ा सा समझ लिया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूजिंग स्टेटमेंट के। यूजिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी हमारी DLL असेंबलीज़ को हम किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और अगर थर्ड पार्टीज़ का भी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हो तो उसको किस तरह से रेफरेंस करेंगे। तो ले हम सभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो यूजिंग का कीवर्ड हमारे पास है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपनी असेंबलीज जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं .NET क्लास लाइब्रेरीज़ की, उन्हें अपने प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन में इंक्लूड करवाते हैं। तो इस तरह से लिखने का तरीका कुछ यूँ होगा, सिंटैक्स यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, तो यूँ हमारे पास सिस्टम डॉट डाटा नेम स्पेस की जितनी भी असेंबलीज होंगी वो अवेलेबल हो जाएंगी हमारे पास। इसके अंदर जितनी भी टाइप्स हैं, सपोज इसका अगर नेक्स्ट हम देखें सिस्टम डॉट डाटा और इसमें SQL क्लाइंट है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना SQL सर्वर के साथ अगर कनेक्टिविटीज़ है उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दिस विल इंक्लूड द डाटा एंड द SQL क्लाइंट नेम स्पेस इनटू योर एप्लीकेशन एंड यू कैन यूज द फंक्शनलिटीज ऑफ दीज टाइप्स होगा। अब रेफरेंसिंग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, अगर थर्ड पार्टी कुछ लाइब्रेरीज़ को डेवलपमेंट करती है और उसकी असेंबलीज को हम किस तरह से इंक्लूड करेंगे, तो यू माइट वांट टू यूज़ द लाइब्रेरीज .NET फ्रेमवर्क है सच एज लाइब्रेरी डेवलप बाय द थर्ड पार्टी वेंडर्स होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको इस प्रोसीजर से फॉलो करना होगा। नंबर 1, इन द सोल्यूशन एक्सप्लोर आप राइट क्लिक करेंगे रेफरेंस नोड ऑफ द प्रोजेक्ट्स पे नंबर 1, और इसकी भी मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी आपको दूंगा। जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल्स हम लोगों ने एक रियल टाइम्स प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसी को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसका जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू चूज़ द ऐड रेफरेंस को हम चूज़ करेंगे और इसके बाद ऐड रेफरेंस डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसके बाद चूज़ द एप्रोप्रिएट टैब फॉर द लाइब्रेरी यू वांट टू रेफरेंस होगा। इसमें हमारे पास लिगेसी कॉम लाइब्रेरीज भी आ जाती हैं, लेकिन वहाँ देखेंगे कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स में थर्ड पार्टी को इंक्लूड करवाते हैं। इसके बाद लोकेट द लाइब्रेरी यू वांट टू रेफरेंस, आप उसको लोकेट करवाएंगे रेफरेंस .dll को जो आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं। इसके बाद आप क्लिक ओके टू कन्फर्म द चॉइस ऑफ द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ सेल्स प्रोजेक्ट को एक बार फिर मैंने ओपन किया है। आज मैं आपको रेफरेंस टाइप्स के बारे में समझाऊंगा और रेफरेंस टाइप रेफरेंस नेम स्पेस को किस तरह से रेफरेंस किया जा सकता है और किसी भी नेम स्पेस की टाइप्स यानी क्लासेस का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया कि हम लोग जो है अगर SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो हमें 2 नेम स्पेसेस की ज़रूरत होती है। एक उनमें से जो है वो है system डॉट डेटा डॉट SQL और दूसरा होता है system डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। तो इसको ऐडअप करने के लिए देखें मैंने डिज़ाइन मोड में वो मेरा फॉर्म था, वही मेरा सेम प्रोजेक्ट है। पॉइंट ऑफ सेल्स को मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे फॉर्म 1 मैंने ऐड किया था और यहाँ पे जो है इस फॉर्म 1 में मैंने जो है व्यू कोड पे जाऊँ या यहाँ पे मैंने इसको पहले से ओपन किया हुआ है, मैंने क्लिक कर दिया तो मैं कोड में हूँ। कोड में मैं जाके कोड विंडो में मैं लिख रहा हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL, ये हमारे पास एक नेम स्पेस ऐडअप कर ली। और इसके बाद दूसरी हमें चाहिए थी सिस्टम डॉट डेटा डॉट जो है SQL क्लाइंट, ये 2 मैंने नेम स्पेसिस को ऐडअप कर लिया। अब ये नेम स्पेसिस मेरे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, इनकी तमाम टाइप्स यानी क्लासेस का मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे इसमें से कोई एक क्लास चाहिए हो, यहाँ पर मैं अगर कोई मेथड बनाता हूँ
ये देखिए मेरा मेथड है, सपोज पब्लिक मैंने एक मेथड बना दिया है वाइड कनेक्ट, और यहाँ पर इसके अंदर मैं 2 क्लासेस इस्तेमाल कर रहा हूँ कनेक्टिविटीज़ के लिए। एक एसक्यूएल कनेक्शन, और ये जो है देखें एसक्यूएल कनेक्शन जो है ये जो क्लास है हमारे पास किस नेम स्पेस से बिलोंग करती है। ये देखें ये आ गया अपने पास सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। एसक्यूएल कनेक्शन जो है ये हमारे पास एसक्यूएल क्लाइंट से बिलोंग करती है और ये रिप्रेजेंट करती है ओपन कनेक्शन टू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। तो इंशाल्लाह हम लोग जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि हमने एक एम्प्लॉइज़ का फॉर्म डिज़ाइन करना है और फॉर्म्स के ऊपर तमाम अपने प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग्स को, और उसके बाद यूज़र वैलिडेशंस, और उसके बाद जो है हम डेटाबेस कनेक्टिविटीज़ के बारे में आपको समझाएंगे, उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यूँ देखें ये हमारे पास टाइप अवेलेबल हो गई, और देखें इस टाइप की सारी प्रॉपर्टीज़ और ये जो है ऑटोमेटिकली अवेलेबल हैं। कौन डॉट मान लिया इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग हम इस्तेमाल करेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हो गई। गेटर सेटर प्रॉपर्टीज़ को मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करने वाला हूँ। तो यूँ स्टूडेंट्स हम जो है वो नई नेम स्पेसिस को एडप्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और फिर उनकी प्रोवाइडेड जो हमारे पास टाइप्स या क्लासेस होती हैं उनकी फंक्शनलिटीज़ को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ की और देखिए प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स के बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल प्रोजेक्ट्स है। अच्छा, अब दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि अगर जैसे ये हमारे पास अगर DLL फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं हमारे पास कोई नेम स्पेस हो, हम उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए फिर हमें प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स के साथ जो है हमारे पास यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए डिबगिंग मोड से आपको बाहर आना होगा, तब आपके पास जो है ये वे ऑप्शंस जो हैं वो ऑन होंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, अब ये देखें ऐड रेफरेंस, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, या यहाँ पे राइट क्लिक करके भी किया जा सकता है। ये अप टू यू कि आप कौन सा तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास एडिड हैं डिफरेंट नेम स्पेसेस वो आ रही हैं। आप अपनी जो DLL फाइल हो आप उसको यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर आप उसको पाथ देंगे किसी उस DLL फाइल का जिसको आप एडअप करवाना चाहते हैं। जैसे ये है तो हमने सपोज इसको एडअप किया, तो यहाँ पे आपके पास ऐड आ गई। इसके बाद आप क्लिक कर देंगे ओके, तो ये जो है आपकी नेम स्पेसेस वो आपकी इसके अंदर एडअप होके आ जाएगी। तो ये वो दूसरा तरीका है बच्चों नेम स्पेस को ऐड करने का, यानी अपनी किसी भी फंक्शनलिटीज़ के लिए .dll फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, और फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर एडअप कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।